बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। और ये एक ऐसा मॉडल पेपर होगा जो आपके बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, या आप इसको ऐसे समझ लो कि पिछले वर्ष यही वाला जो पेपर है वो आपका बोर्ड का पेपर था। तो बोर्ड ने ही समझ लो कि आपको ये जारी करके दिया गया है ना, बोर्ड द्वारा जारी करके दिया गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो ये पेपर है ये 2025 में पूरी की तरीके से रिपीट हो सकता है। इसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कई बार पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं और फिर से पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब मन में एक सवाल आता है हमारे प्यारे बच्चों के कि सर, हम पढ़ तो बहुत रहे हैं पर ना जाने हमारे पेपर में क्या आएगा। तो देखो, एक सिंपल सी बात है कि भैया हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा ना करनी चाहिए। और परीक्षा में कौन से प्रश्न आएंगे ना ये आपको पता है और ना ही ये हमें पता है। एक्सपीरियंस के बेस्ड पर टीचर आपको पढ़ा दे और आपके पेपर में आ जाए तो वो टीचर अच्छा होता है, और अगर नहीं आया तो वो टीचर अच्छा नहीं होता है, ऐसा आप सभी कहते हो। परंतु मुझे पूरा यकीन है कि इस आज के पेपर में पढ़ाए हुए या आपको दिखाए हुए ऐसे प्रश्न होंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा का हिस्सा होंगे। तो चलिए आज की इस प्यारी सी क्लास को कर देते हैं शुरू। लेकिन सभी को पता है कि शाम के 7 बजे है और हमारी क्लास लाइव है, और लाइव क्लास होती है तो ये देखना जरूरी है कि भैया बच्चों की संख्या कितनी है, कितने सारे बच्चे मैम हमारी क्लास में हैं। अभी बहुत सारे बच्चे हमारी क्लास में अभी ज्वाइन हो चुके हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बच्चों की संख्या हजारों में पहुंच गई है। और भाई ये हमारे लिए बड़ी ही गर्व की बात है, बच्चों की संख्या 1000 2000 से ऊपर भी होने वाली है, 2000 बच्चे आसपास हो गए हैं। तो चले भाई स्टार्ट किया जाए आज का ये प्यारा सा क्लास। मैम बताइएगा, ठीक है? चलो भाई स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहली चीज कि भैया ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि भैया इंस्ट्रक्शन, क्योंकि ताकि बोर्ड पेपर में इनको पढ़ने में हमारा समय बर्बाद ना हो। सेम यही इंस्ट्रक्शंस आपके बोर्ड पेपर में लिख के आएंगे। पहले है कि भैया सारे प्रश्न करने हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। फिर उसके बाद स्टार्टिंग में 15 मिनट जो है वो आपको पेपर को पढ़ने के लिए मिलेगा, और जब आपको पेपर पढ़ने को मिलता है ना 15 मिनट में, बहुविकल्पी उसी समय पे 20 के 20 कर लेने हैं 15 मिनट में। सोच लीजिए कि ये कोई मैथ नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगेगा। 15 मिनट में 20 के 20 बहुविकल्पी हो जाएंगे। 100% में कह रहा हूँ कि अगर पढ़कर जाओगे, ज्ञानोदय से पढ़कर जाओगे, तो डेफिनेटली 15 मिनट में ही आपके 20 प्रश्न हो जाएंगे। तो मेरी एक छोटी सी सलाह है कि इन 15 मिनट में आप 20 के 20 जो बहुविकल्पी प्रश्न हो वो आप बोर्ड पेपर में कर लेना, राइट। और पेपर को पढ़ते समय आप पेन तो नहीं चला सकते, आपने एक पेंसिल रखना है। और जैसे मान लीजिए कि ये प्रश्न लिखा होगा ऐसे, तो आप यहाँ पे इसका जो ऑप्शन मान लीजिए ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं 4, इस तरीके से 4 ऑप्शन है। अब आप पेंसिल लिए हैं, बस पेंसिल से यहाँ पे एक बिंदु रख देना है, तो आपको पता रहेगा कि हाँ भाई, क्योंकि प्रश्न में आप प्रश्न पत्र में निशान नहीं लगा सकते, तो आप एक छोटा सा बिंदु रख लेना बस। ये मेरी एक सलाह है आपको, ठीक है, छोटा सा। फिर उसके बाद क्या है कि भैया प्रश्न 2 पार्ट में डिवाइड होगा, खंड आ और खंड बा। जो खंड आ होता है मेरे प्यारे बच्चों उसमें बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, और जो खंड बा होता है उसमें आपके वस्तुनिष्ठ यानी कि हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। वो कितने कितने होते हैं वो सब आगे बताएंगे। फिर उसके बाद है कि खंड आ में 20 बहुविकल्पी हैं और जिनके उत्तर आपको ओएमआर सीट में देने हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश बोर्ड के छात्र हो, तो किसी दूसरे बोर्ड के हैं तो आपके बोर्ड का अलग अलग काम हो सकता है। ओएमआर सीट पर कोई भी आंसर को आपको काटना नहीं है, आपको मिटाना नहीं है, आपको व्हाइटनर का उपयोग नहीं करना है ओएमआर सीट पे। खंड बा जो होगा वो 50 अंकों का होगा, और खंड आ जो होगा वो हमारा कितने नंबर का होगा, 20। जिसके बाद खंड बा में 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, वर्णात्मक 1 एंड वर्णात्मक 2। इनका जो आंसर करना है वो आपको 80 शब्दों में करना है, इनका जो आंसर करना है वो आपको 150 शब्दों में करना है। और आपको मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न मिलेंगे जो 5-5 नंबर के होंगे, यानी 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। फिर उसके बाद है दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में संलग्न करना ना भूलें। धागा मिलेगा आपको, धागे से मानचित्र को बांधना मत भूलिएगा। और कभी कभी क्या होता है ना कि मानचित्र से गिर जाता है, मतलब कॉपी से मानचित्र गिर जाता है। ऐसे केस में हम अभी आपको लास्ट में बताएंगे कि क्या करके आना है कि आपका मानचित्र जो है ना वो कॉपी से निकले ना, ठीक है।
तो वो सारी चीजें हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। और मानचित्र कहाँ पर बांधना है, कॉपी के आगे, कॉपी के पीछे या कॉपी के बीच में, जब मानचित्र वाला प्रश्न आएगा लास्ट में तो हम आपको सब एक्सप्लेन करेंगे। ओके, स्टार्ट किया जाए। किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं आप, आराम से इस पेपर को देख सकते हो। प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक सामने लिखे होंगे और दृष्टिबाधित परीक्षाओं, जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थी होंगे उनके लिए अलग से प्रश्न दिए होते हैं मानचित्र के। तो अगर ये वीडियो देख रहे हैं आप तो आई होप कि आप दृष्टिबाधित नहीं है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, लिखा है कि 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय, मैम पोल दे दीजिए मेरे प्यारे बच्चों को, और सब लोग फायर इमोजी के साथ आंसर करोगे। लिखा है कि 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? लुई 14वां, लुई 16वां, लुई 15वां, नेपोलियन। आंसर करें फटाफट से। क्या बच्चों है कि 1789 में, देखो बच्चों ध्यान से सुनना, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी और उस समय पे फ्रांस पे एक राजा था, वो राज करता था और वो एक निरंकुश राजा था। निरंकुश का मतलब जिसके ऊपर किसी का अंकुश ना हो, और वो एक निरंकुश राजा था और वो पूरे फ्रांस पे अपना अधिकार जमाया हुआ था उसने। और साथ ही साथ वो एक प्रकार का कह सकते हैं कि बहुत क्रूर राजा था। जनता को जो आदेश दे देता था जनता को मानना पड़ता था। तो उस राजा का अंत हुआ और उस राजा का नाम था लुई 16वां। ठीक है, फ्रांस की जब क्रांति हुई तो मेंडल का जन्म हुआ था। आप सभी को जानकारी होनी चाहिए, मेंडल जो आप साइंस में पढ़ते हो। तो ऑस्ट्रिया, ये हमारा कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में ही हमारा वियना है और वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन को, मेरी बात गौर से सुनना, उस सम्मेलन के अध्यक्ष जो थे वो मैटरनिक थे और उस सम्मेलन का एकमात्र उद्देश्य ये था कि फ्रांस के ऊपर कब्जा करना। और फ्रांस में उस समय पर नेपोलियन राज कर रहा था। कौन राज कर रहा था? नेपोलियन राज कर रहा था, जिसने 1804 ईस्वी में क्या कर दिया था? फ्रांस के ऊपर अपना कोड लागू कर दिया था, अपनी संहिता, अपनी जो है अपने कुछ कोड जारी किए थे फ्रांस में। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से हमारी बात सुनते जाना। फिर 1815 में ये जो वियना सम्मेलन हुआ, इस वियना सम्मेलन की अध्यक्षता मैटरनिक ने की और मैटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। और फिर उसके बाद मेरे बच्चों फिर से ध्यान से सुनना है, बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न बता रहा हूँ। इसका वियना सम्मेलन का एकमात्र उद्देश्य था कि नेपोलियन की पराजय। तो जरा ध्यान से देखो, लिखा हुआ है वियना कांग्रेस यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था जो सितंबर 1814 से जून 1815 तक चला था। और 1815 में ही नेपोलियन की पराजय हुई थी और इस वियना को आयोजित किया था कौन थे? इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के राजा मैटरनिक ने किया था। ठीक है, मैटरनिक, उनकी अध्यक्षता में ये हमारा वियना सम्मेलन कंप्लीट हुआ था। तो भैया एक नहीं, हमने बहुत सारे प्रश्नों के आंसर आप सभी को दे दिए। मैम कितने बच्चों ने इसका आंसर दिया है?